गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं या फिर कहें नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका टाइटल है मिनरल बेस इंडस्ट्री। ठीक है, हमने इससे पहले पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पढ़ा है और एग्रो बेस इंडस्ट्री भी पढ़ा है। बट आज जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो है मिनरल बेस इंडस्ट्री। क्या होती है मिनरल बेस इंडस्ट्री? ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे पहले दिमाग में आता है। तो भाई, जिस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल मिनरल से मिलता है, ठीक है, जिनका सोर्स क्या है रॉ मटेरियल का, मिनरल्स है, उन सारी इंडस्ट्रीज़ को हम इस कैटेगरी में रखते हैं जिसे कहते हैं मिनरल बेस इंडस्ट्री। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अगर हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपके सिलेबस में ओनली वन इंडस्ट्री इज़ देयर जो कि मिनरल बेस इंडस्ट्री में आती है, जिसका नाम है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री में अगर देखें तो एक टर्निंग पॉइंट आता है। क्या है वो टर्निंग पॉइंट? वही है हमारा आज का शुरुआती पैराग्राफ, द ओपनिंग ऑफ द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। इसको शॉर्ट में कहते हैं टिस्को। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में जमशेदपुर के अंदर टिस्को को ओपन किया गया, इसकी ओपनिंग की गई और ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो जाता है इंडिया की पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री में। एक टर्निंग पॉइंट है और यहाँ से फिर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इंडिया में वो फिर धीरे धीरे बहुत तेज़ी पकड़ता है। और आज के समय में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया जो है क्रूड स्टील के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में 5th नंबर पर है। ठीक है, इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील इन द वर्ल्ड। अगर हम देखें तो दुनिया में लगभग छोटी बड़ी 200 कंट्रीज़ हैं मिला के। ठीक है, और उस कंट्री में अगर हमारा कंट्री जो है, हमारा प्यारा इंडिया जो है, वो 5th नंबर पर आता है, तो दैट इज़ वेरी प्राउड थिंग। ओके, चलिए फिर, ये तो बात हो गई बेसिक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे रॉ मटेरियल्स के बारे में कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है इसको रॉ मटेरियल में क्या क्या चाहिए। सबसे पहले जो बेसिक है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम आयरन स्टील बना रहे हैं तो उसके लिए हमें चाहिए आयरन ओर, दूसरा मैग्नीज, तीसरा लाइमस्टोन, सिलिका, फेल्ड्सपार, स्क्रैप आयरन एंड फ्लक्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल हैं जो कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हमें आयरन और स्टील इंडस्ट्री में ना बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए चाहिए हमें कोकिंग कोल। और ये कोल हमें कहाँ से मिलता है? ये मिलता है हमें झरिया, रानीगंज, बोकारो, गिरिधा, कोरबा, इन सारी जगह से। और फिर मैग्नीज को भी यूज़ किया जाता है स्टील को हार्ड करने के लिए, टफ करने के लिए और उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। क्लियर? तो ये तो हो गई बात रॉ मटेरियल की। अभी हम देख लेते हैं स्टील कैसे बनती है। तो स्टील मेकिंग हमारी अगली हेडिंग है। आयरन ओर जो है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, मतलब बहुत सारी गंदगी होती है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट इम्प्योरिटीज़ देखें जो कि उसमें से हमें मिलती हैं मेजर क्वांटिटी में, उसमें है सल्फ़र, सिलिका एंड लाइम। अब हमें क्या करना है? अगर हमें अच्छी क्वालिटी का प्योर आयरन लेना है जिससे हम स्टील बना सकें तो हमें इन सारी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना होगा। मीन्स इम्प्योरिटीज़ हैव टू बी रिमूव्ड। उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकालेंगे तब जाके हमें प्योर आयरन मिलेगा और हम उससे स्टील बना सकते हैं। तो अब इस प्योर आयरन को निकालने के लिए, इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं वो हम देख लेते हैं। क्लियर? तो ओर रिडक्शन, द प्रोसेस ऑफ ओर रिडक्शन इज कैरीड आउट इन द ब्लास्ट फर्नेस। देखो, ज़मीन में आयरन ओर है, ठीक है, थोड़ा बहुत पहाड़ी एरिया भी है छोटा नागपुर प्लेटू में, तो उसमें से आयरन ओर निकालने के लिए हम उसमें ब्लास्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ब्लास्ट करने के बाद जो ऊपर की लेयर है वो क्या हो जाती है? लूज़ हो जाती है और फिर हम उसको कलेक्ट करके उसमें से आयरन ओर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्लियर?
उसके बाद उसमें हम मिलाते हैं कोक, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। किस लिए? क्योंकि आयरन ओर में जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो कंबाइंड हो जाएं। और कंबाइंड कब होंगी? जब हम उसमें मिलाएंगे कोक, लाइमस्टोन और डोलोमाइट, और फिर हम इसको हीट अप करेंगे, इसको हम गर्म करेंगे। और जब गर्म करेंगे तो क्या होगा? सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो कंबाइंड हो जाएंगी और फ्लोट करने लगेंगी मोल्टन आयरन के ऊपर अलग से। ठीक है, जैसे आप देखते हो ना, दूध के ऊपर जो झाग आ जाता है एक साथ कंबाइंड हो जाता है, ठीक है, या फिर जो मलाई जम जाती है, क्रीम जम जाती है, जिसको हम मलाई कहते हैं घरों में, उसी तरह से जो आयरन है उसके ऊपर सारी इम्प्योरिटीज़ एक साथ कलेक्ट हो जाती हैं कंबाइंड होके। ठीक है, तो जो मॉल्टेन आयरन है उसके ऊपर से हम सारा का सारा जो मटेरियल है, जो कंबाइंड इम्प्योरिटीज़ है, वो निकाल लेते हैं। और जो उसके नीचे का मटेरियल है वो क्या है? वो है हमारा प्योर आयरन। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? ये जो प्योर आयरन है, ये जो साइकिल है ये परमानेंट चलती रहती है। इम्प्योरिटीज़ निकालते रहते हैं, प्योर आयरन अलग करते रहते हैं, और फिर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे हम कहते हैं पिग आयरन। ठीक है, और उसके बाद उस आयरन का यूज़ करते हैं हम किसी भी शेप में उसको आकार देने के लिए, स्टील बनाने के लिए, और फिर आयरन की और सारी चीज़ें बनाने के लिए। ठीक है, अगला आता है हमारा स्टील मेल्टिंग फर्नेस टू कन्वर्ट पिग आयरन इनटू स्टील। अब हमको पिग आयरन को, जो हमें मिला है प्योर आयरन, इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के बाद उसको स्टील में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब स्टील में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ बची हुई हैं उसको हम डीऑक्सीडेशन से रिमूव कर देंगे। वैसे तो ज़्यादातर निकल चुकी है, लेकिन अगर कुछ थोड़ी बहुत बची है तो उसको हम डीऑक्सीडेशन से रिमूव कर देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें मिलाएंगे हार्डनिंग मटेरियल जो उसको हार्ड बना सके, जैसे कि कार्बन। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रोलिंग मिल। इसमें क्या होता है? स्टील को अलग अलग साइज में रोल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल सरिया देखा होगा, बहुत पतला सा सरिया आता है, फिर मिडिल साइज का आता है, फिर बहुत ज़्यादा मोटा सरिया भी आता है। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग साइज में जो आयरन है उसको, या स्टील जो है उसको रोल किया जाता है। क्लियर? टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट एट जमशेदपुर। ये समझ लीजिए कि जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर है, वैसे ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। ठीक है, जो कि जमशेदपुर में है। जमशेदपुर में कहाँ पर है? 240 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है कोलकाता से। ठीक है, यानी कि कोलकाता के पास है। अब हम देखते हैं अवेलेबिलिटी क्या है रॉ मटेरियल की। तो ये जो हमारा टिस्को है ना, हम यहाँ पर टिस्को की ही बात कर रहे हैं क्योंकि वो एक मेन है, वो लीड कर रहा है। तो ये जो टिस्को है इसको आयरन ओर कहाँ से मिलता है? गुरु महिसानी माइंस, जो कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, एंड दूसरी जगह कहाँ से मिलता है? नावमुंडी माइन से मिलता है, जो कि सिंह भूमि में है, झारखंड में। तो दो जगह से, दो स्टेट से हमको यहाँ पर टिस्को में रॉ मटेरियल मिल रहा है, एक झारखंड, दूसरा उड़ीसा। क्लियर? द प्लांट ऑब्टेन मैग्नीज फ्रॉम जोडा। मैग्नीज कहाँ से मिलता है? क्योंझोर के जोडा से। जोडा एक जगह है क्योंझोर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, फायर क्ले, ये कहाँ से मिलता है? सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कोल, यानी कि कोयला कहाँ से मिलता है टिस्को को? झरिया, बोकारो, जिनके बीच की दूरी कितनी है? 177 किलोमीटर है। तो ये झरिया और बोकारो दो कोल फील्ड हैं जहाँ से टिस्को को कोल मिलता है। क्लियर? तो आपको पता चल गया पहले पॉइंट में कि आयरन कहाँ से मिलता है, दूसरे पॉइंट में आपको पता चल गया मैग्नीज कहाँ से मिलता है, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और फायर क्ले कहाँ से मिलता है, और तीसरे में आपको पता चल गया कि कोल का क्या सोर्स है। ठीक है, पावर सप्लाई की बात करते हैं तो पावर सप्लाई में अगेन यहाँ पे कोल की ही बात हो रही है, तो अगेन आपको वही मिलेगा, झरिया एंड बोकारो कोल फील्ड। वाटर सप्लाई की बात करें तो वाटर यहाँ पे मिलता है नदी से। कौन सी नदी? खरकाई नदी और सुवर्ण रेखा नदी। ठीक है, इस प्लांट में इस दोनों ही जगह से पानी यूज किया जाता है। लेबर यहाँ पर एम्पल अमाउंट में है, बहुत ज़्यादा एम्पल अमाउंट में, और चीप लेबर है यहाँ पर। कहाँ से आता है?
जहाँ देखो इसके आसपास बहुत सारी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पावर्टी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर लेबर वर्क करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। कौन कौन से स्टेट हैं? बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश। यहाँ से बहुत ज़्यादा लेबर काम करने के लिए जाती है इन सारी जगहों पर। क्लियर? मार्केट की बात करें तो अगर हम टिस्को से, जैसा कि भी आपने देखा 270 किलोमीटर दूर है मात्र वेस्ट बंगाल से, तो जो कोलकाता है ना, वो स्टील जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है स्टील का, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मार्केट है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रेन भी है और यहाँ पर पोर्ट भी है। जैसा कि आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल का पोर्ट आसानी से यूज़ कर सकते हैं टिस्को वाले एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर वो जगह जहाँ पर टिस्को है वो वेल कनेक्टेड है, रोड से भी रेलवे से भी। कहाँ जाती है रोड और रेलवे? पूरे इंडिया में प्रॉपरली रोड कनेक्टेड है, रेलवे कनेक्टेड है, आप जमशेदपुर से पूरे इंडिया में मूव कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा जो ईस्टर्न रेलवे है, यानी कि कोलकाता वाला जो रेलवे है, ईस्टर्न और जो असम की तरफ जाता है, वो वहाँ से भी कनेक्टेड है, और उसकी वजह से जो कोलकाता का पोर्ट है उसको भी वो एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सेस कर पाते हैं, रेलवे से कोलकाता तक, और कोलकाता से फिर पोर्ट का यूज़ करके जहाज़ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर? प्रोडक्ट क्या क्या मिलता है हमें? हाई ग्रेड कार्बन स्टील, एसिड स्टील, जो कि यूज़ होता है किसके लिए? रेलवे के, यानी कि ट्रेन के पहिए बनाने के लिए, एक्सेल्स बनाने के लिए, बार्स बनाने के लिए, रॉड्स बनाने के लिए। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर स्पेशल एलॉय स्टील भी मिलता है हमें। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री आज हमने पढ़ ली है, और इसमें हमने रॉ मटेरियल पढ़ लिया है, पावर सप्लाई पढ़ ली है, टिस्को के बारे में पढ़ लिया है, उसके सोर्स क्या क्या है रॉ मटेरियल के। इवन हमने आपके सिलेबस में जितना भी है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, वो सारा का सारा इस वीडियो में कवर किया है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। आप सब इसके नोट्स बना लीजिएगा, और मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।